नमस्कार, जनसत्ता के न्यूज़ बुलेटिन में मैं रचित सेठ आप सभी का स्वागत करता हूं। 9 दिसंबर को 300 चीनी सैनिकों ने तवांग पर हमला कर दिया, लेकिन इंडियन आर्मी ने उन्हें खदेड़ दिया। तवांग की कहानी क्या है और चीन तवांग पर कब्जा क्यों करना चाहता है, देखिए। रात के अंधेरे में गलवान जैसा हमला करने आए थे चीनी सैनिक। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में क्यों घुसना चाहता था चीन? भारत के लिए क्यों खास है तवांग, जिस पर कब्जे की मंशा से सीमा में घुसा था चीन? 9 दिसंबर की रात अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीनी सैनिकों ने एक बार फिर गलवान जैसी हिमाकत की। करीब 300 से ज्यादा चीनी सैनिक तवांग के यंगस्टे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए अचानक घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। चीनी सैनिक कंटीली लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। भारतीय सेना हमेशा की तरह इस दिन भी मुस्तैद थी। हमारी सेना ने भी कंटीली लाठी डंडों से उनका जवाब दिया। दोनों सेनाओं के बीच पत्थरबाजी और हाथापाई तक हुई, लेकिन इसके बाद चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने खदेड़ दिया। इस झड़प में 6 भारतीय सैनिकों को चोट आई, लेकिन चीन के कई सैनिक घायल हो गए। कहा जाता है कि तवांग चीन की वो दुखती रग है जो उसे हमेशा परेशान करती है। यंगात से तवांग का वो हिस्सा है जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस पर चीन की 1962 युद्ध से ही बुरी निगाहें हैं। चीन 1962 युद्ध से ही तवांग के यंगात्से पर कब्जा करने की कोशिश करता है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर कई क्षेत्रों को लेकर लंबे वक्त से विवाद है। चीन इन इलाकों पर कब्जा करने के फिराक में रहा है। चीन की बुरी मंशा ये भी है कि वो तवांग पोस्ट पर कब्जा जमा ले। चीन तवांग पर इसलिए कब्जा चाहता है ताकि उसे यहाँ से तिब्बत के साथ LAC की निगरानी करने में भी आसानी हो जाए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी तवांग को भारत का क्षेत्र करार देते रहे हैं। चीन की मंशा ये भी है कि वो तवांग पर कब्जा करके तिब्बती बौद्ध केंद्र को नष्ट कर दे। चीन तवांग पर कंट्रोल करके तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन भारत चीन के किसी भी नापाक मंसूबे को पूरा नहीं होने देगा। हर बार की तरह इस बार भी चीन की कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि तवांग भारत के लिए बेहद खास है। भारत और चीन के बीच करीब 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम से लगता है। अरुणाचल प्रदेश स्थित तवांग लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। तवांग का इलाका मैकमोहन लाइन के अंदर पड़ता है और ये भारत का अहम हिस्सा है, लेकिन चीन की नीयत में खोट रहती है और वो अब मैकमोहन रेखा को भी मानने से इनकार करता है। ये इलाका पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत का बॉर्डर भी साझा करता है। रणनीतिक तौर पर यह इलाका भारत के लिए बेहद ही खास है। ये वही स्थान है जहां भारत का विशाल बौद्ध मठ भी है। तवांग 1962 के भारत चीन युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। 1962 के युद्ध में भारत को यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बाद में युद्ध विराम के तहत चीन को पीछे हटना पड़ा था। मैकमोहन समझौते के बाद तवांग को भारत का हिस्सा माना गया। समझौते के बाद चीन ने इसे खाली भी कर दिया था, क्योंकि ये इलाका मैकमोहन लाइन के अंदर पड़ता है, लेकिन ड्रैगन इसे मान्यता देने से अब भी इनकार करता है और इस पर कब्जे के लिए बार बार नापाक कोशिश करता है और उसको हर बार मुंहतोड़ जवाब ही मिलता है। इस झड़प में चीनी सैनिक कटीली तारों वाली लाठियां और इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल कर रही थी। भारतीय सैनिकों ने कौन से हथियारों से जवाब दिया है, देखिए। ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब। घुसपैठिए चीनी सैनिकों पर वज्र और त्रिशूल का घातक प्रहार। तवांग में दुश्मन का काल बने भारतीय सेना के ये हथियार। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय चौकी को हटाने के इरादे से घुस आए 300 चीनी सैनिकों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि LAC पर भारतीय सैनिक उनका स्वागत इतनी धूमधाम से करने वाले हैं। तभी तो जब PLA के सैनिक आए तो उनका सामना हाथों में वज्र और त्रिशूल लिए खड़े भारतीय जवानों से हुआ और फिर जो कुछ भी हुआ उसने ड्रैगन को ऐसी चोट पहुंचाई कि उसकी हालत सहा भी न जाए और कुछ कहा भी न जाए वाली हो गई। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और हमारी इस खास पेशकश में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं भारतीय सेना के उन नॉन लीथल हथियारों से जिन्होंने तवांग में चीनी सैनिकों को हड्डी तोड़ जवाब देने में अहम भूमिका निभाई है।
चीनी सेना ने जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में कटीले तार लगी लाठियों और इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। इस घटना के कुछ ही समय बाद चीन की इन हरकतों से निपटने के लिए भारत के पास भी गैर घातक हथियार आ गए। ये हथियार भगवान शिव के त्रिशूल जैसे पारंपरिक भारतीय हथियार हैं। इन हथियारों को नोएडा स्थित स्टार्टअप कंपनी एपेस्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। कंपनी का दावा है कि गलवान घाटी संघर्ष के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें चीनियों से निपटने में सक्षम होने वाले कम घातक उपकरण प्रदान करने का काम सौंपा गया था, जिसे उन्होंने भगवान शिव के त्रिशूल जैसे हथियारों के तर्ज पर तैयार किया है। ये हथियार ऐसे हैं जिनसे किसी भी तरह के समझौते का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि एलएसी के दोनों तरफ कुछ सीमा तक परंपरागत हथियारों को रखने पर पाबंदी है। ऐसे में ये नए हथियार भारतीय सैनिकों को चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के काबिल बनाते हैं। पिछले साल चीन और भारत की खूनी भिड़ंत हुई थी गलवान घाटी में। उसी चीज़ों को जैसे उसमें उन्होंने चीनियों ने हमारे भारतीय सेना के खिलाफ कांटेदार डंडे और टेजर्स का प्रयोग किया था। उसके जवाब में हमारे भारतीय सुरक्षा बल ने हमें कुछ नॉन लीथल वेपन्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया। वहीं ट्रेसिंग उपकरण से आने वाली सबसे अच्छी प्रतिक्रिया सैपर पंच कहा जाता है, जिसे सर्दियों के सुरक्षा दस्ताने की तरह पहना जा सकता है और इसका इस्तेमाल हमलावर दुश्मन सैनिकों को 1 या 2 झटका देने के लिए किया जा सकता है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि इस हथियार के इस्तेमाल से मौत नहीं होती, लेकिन ये दुश्मन सैनिकों को अस्थायी रूप से अप्रभावी बना सकते हैं। गौरतलब है कि चीनी सैनिकों ने 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि करीब 38 चीनी सैनिकों की भी इस संघर्ष में मौत हो गई थी, लेकिन चीन ने स्वीकार सिर्फ 4 सैनिकों की मौत ही किया है। मगर इस घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने इस तरह के अपरंपरागत हथियारों के इस्तेमाल की तलाश शुरू कर दी थी और उसका असर अब आप तवांग सेक्टर में देख सकते हैं। ओवैसी ने तवांग में चीन के साथ झड़प पर कुछ कहा है। उनका कहना है कि फौज की बहादुरी पर कोई सवाल नहीं है। फौज को प्रधानमंत्री ऑर्डर देते हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि हुक्म करे कि और चीन के लोगों को निकालें। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है। ये सरासर मोदी सरकार की नाकामी है और पार्लियामेंट में इसका एक फुल फ्लेज डिस्कशन होना चाहिए। क्या आप लोग नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा? कितना झूठ ये सरकार बोलेगी? देश को सब प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया और अभी भी डेप्सांग और डेमचाक चीन के पास है। अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन के पास है। ये जो 9 तारीख को वाक़या हुआ अरुणाचल प्रदेश में और 12 को रात में मालूम होता है, वो ट्रिब्यून अखबार और फिर विजेता सिंह हिंदू में रिपोर्ट करती है। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं आप पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा है अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और आज छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहाँ पर बुज़दिली के मज़ाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। डोकलाम में भी जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकन्फर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे 7 उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं।
परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे, पर ना रक्षा मंत्री कुछ कहते, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है। विपक्षी नेताओं के आरोपों पर अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, जब तक देश में बीजेपी की सरकार है, हम वादा करते हैं कि भारत की इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपनी सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। कल अपनी सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। क्या आप लोग नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा? कितना झूठ ये सरकार बोलेगी? देश को प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया। और अभी भी डेप्सांग और डेमचौक चीन के पास है। अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन के पास है। ये जो 9 तारीख को वाक़या हुआ अरुणाचल प्रदेश में और 12 को रात में मालूम होता है, वो ट्रिब्यून अखबार और फिर विजेता सिंह हिंदू में रिपोर्ट करती है। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं। आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का MP कह रहा है अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहाँ पर बुज़दिली के मज़ाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी पड़ा पीएम मोदी को धमकाना, कांग्रेस नेता को पड़ा जेल जाना। धमकी भरे वायरल वीडियो के बाद राजा पटेरिया गिरफ्तार।
नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को मध्य प्रदेश के दमोह के हट्टा से मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि एक वायरल वीडियो में कांग्रेस नेता की टिप्पणी के बाद शिवराज चौहान ने कहा था, भारत जोड़ो यात्रा का ड्रामा करने वालों की हकीकत सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के दिल में बसते हैं, वो पूरे देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। अब कांग्रेस जमीन पर उनका मुकाबला नहीं कर सकती है, तो कांग्रेस नेता मोदी को मारने की बात कर रहे हैं। क्या बोले थे पटेरिया? वायरल वीडियो में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। यदि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं की एक छोटी नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने ये बयान दिया और उनका ये वीडियो वायरल हुआ। नरोत्तम मिश्रा ने दिए थे एफआईआर के आदेश। राजा पटेरिया के बयान पर सोमवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कांग्रेस पर निशाना साधा और एफआईआर के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि आज की कांग्रेस गांधीवादी नहीं है। मैंने राजा पटेरिया का बयान सुना और एफआईआर के आदेश दिए। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी की है। राजा पटेरिया की सफाई। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए राजा पटेरिया ने सफाई देते हुए कहा था कि मेरे आदर्श महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया हैं। मेरे बयान को गलत समझा गया। मेरा आशय सचमुच प्रधानमंत्री को मारना नहीं था, बल्कि उन्हें चुनाव में हराना था। ये उस सरकार को हराने के बारे में है जो महात्मा गांधी के बजाय नाथूराम गोडसे की विचारधारा की समर्थक है। राजा पटेरिया मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए राजा पटेरिया कौन है और कांग्रेस में क्या हैसियत रखते हैं। कौन है राजा पटेरिया? कांग्रेस में कितनी बड़ी है इनकी ताकत? सुबह 5:30 बजे पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया था भड़काऊ बयान। कांग्रेस ने भी किया किनारा। विवादों से घिरा है पटेरिया का इतिहास। 2 बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पीएम मोदी पर ऐसा बयान दिया जिस पर बीजेपी के साथ कांग्रेस तक भड़क गई। पीएम मोदी की जान लेने के लिए तैयार रहने का ऐलान कर रहे पटेरिया को बयान भारी पड़ गया और सुबह 5:30 बजे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। राजा पटेरिया मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। 62 साल के राजा पटेरिया मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हट्टा तहसील के रहने वाले हैं। दिग्विजय सिंह जब MP के मुख्यमंत्री थे तब पटेरिया साल 1998 से 2003 तक कांग्रेस सरकार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। पटेरिया समय समय पर विधानसभा प्रत्याशी के लिए दावेदारी भी करते रहे। कांग्रेस ने आखिरी बार साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजा पटेरिया को चुनाव में उतारा था। उन्हें खजुराहो लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया था। इस चुनाव में पटेरिया हार गए थे। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया था। राजा पटेरिया 1971 में जबलपुर में एक साइंस कॉलेज में पढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। तब से अब तक 2 बार कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश में मंत्री रहे। वर्तमान में राजा पटेरिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। राजा चुनाव के वक्त कांग्रेस की जनसभाओं में भी जाते हैं और स्पीच देते हैं। राजा पटेरिया करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं और पेशे से किसान हैं। 2003 में दिग्विजय सिंह के सत्ता से बेदखल होने के बाद राजा पटेरिया ने कई बार राजनगर सीट से विधायक के लिए टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। करीब 10 महीने पहले उन्होंने दमोह में आदिवासियों का पक्ष लेते हुए रायपुरा थाना प्रभारी को फोन पर कहा था, अगर आदिवासियों की बात नहीं मानोगे तो वो यानी राजा पटेरिया आदिवासियों को नक्सली बना देंगे। उन्होंने कहा था आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तो उन्हें मजबूरी में हथियार उठाने पड़ेंगे। राजा पटेरिया इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके बयान के बाद बीजेपी उन पर भड़की हुई थी। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा, वीडियो में जरा सी भी सच्चाई है तो ऐसे बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हम गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने राजा पटेरिया के बयान को आपत्तिजनक और निंदनीय बताते हुए अनुशासनहीनता माना है। पटेरिया से 3 दिन में जवाब भी मांगा गया। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी
जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। राजा पटेरिया पर पन्ना जिले के पवई थाने में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के आवेदन पर 12 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। फिलहाल राजा पटेरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड की 2 बड़ी एक्ट्रेसेस आमने सामने आई हैं। नोरा फतेही ने दिल्ली कोर्ट में जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। महाठग के चलते आपस में भिड़ी बॉलीवुड की 2 अदाकाराएं। नोरा फतेही ने किया जैकलीन फर्नांडिस पर केस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड की 2 एक्ट्रेसेस आमने सामने खड़ी हो गई हैं। नोरा फतेही ने दिल्ली कोर्ट में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और करीब 15 मीडिया कंपनियों के खिलाफ मानहानि का केस किया है। नोरा फतेही ने अपनी दलील में कहा कि जैकलीन फर्नांडिस ने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता को आपराधिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि वो दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक जैसे बैकग्राउंड वाले हैं। महाठग पर क्या बोली नोरा? जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही दोनों से प्रवर्तन निदेशालय ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। नोरा फतेही का आरोप है कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया है। एक्ट्रेस का कहना है कि सुकेश से मेरा कोई सीधा संपर्क नहीं था। मैं सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल के जरिए सुकेश को जानती थी। महंगे तोहफों पर सफाई। नोरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट्स लेने के दावों को भी खारिज किया है। एक्ट्रेस का कहना है कि मीडिया ट्रायल की वजह से उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंची है। कहा गया कि सुकेश ने नोरा फतेही के जीजा बॉबी को 65 लाख की BMW कार गिफ्ट की थी। जांच में सामने आया था कि सुकेश ने BMW कार ऑफर जरूर की थी, मगर एक्ट्रेस ने ये कार लेने से मना कर दिया था। जैकलीन के आरोप। जैकलीन फर्नांडिस ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग कानून या PMLA के अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष याचिका में स्पष्ट रूप से कहा था, यह आश्चर्यजनक है कि उनकी तरह कुछ अन्य हस्तियों, विशेष रूप से नोरा फतेही को भी मामले में सुकेश चंद्रशेखर द्वारा धोखा दिया गया था। सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लेने वाली नोरा फतेही और अन्य हस्तियों को गवाह बनाया गया है, जबकि उन्हें एक अभियुक्त के रूप में कोर्ट में घसीटा जा रहा है। लालू यादव को अपनी किडनी दान करने के बाद उनकी बेटी रोहिणी ने ट्वीट करते हुए उनकी हेल्थ का अपडेट दिया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव को अपनी किडनी दान करने के बाद अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर हेल्थ अपडेट दिया है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया कि किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव अभी भी हॉस्पिटल में हैं। उनके लिए दुआ करने की अपील भी की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में रोहिणी ने क्या कुछ कहा और साथ में ये भी कि फिलहाल लालू यादव किस स्थिति में है। कैसी है लालू यादव की तबीयत? रोहिणी आचार्य ने अपने और अपने पिता की हेल्थ पर ट्वीट करते हुए लिखा है, आज मैं आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई हूँ, मगर पापा अभी भी हॉस्पिटल में हैं। उनकी तबीयत कुछ नासाज बनी हुई है। बस आप लोगों की दुआओं की शक्ति चाहिए कि पापा भी जल्दी से जल्दी ठीक होकर आपके बीच आपके अधिकार की खातिर आवाज बुलंद कर सकें। गौरतलब है कि इससे पहले रोहिणी आचार्य ने इससे पहले ट्विटर पर लिखा था, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप सबकी दुआओं के लिए शब्द नहीं है। आप सबकी प्रार्थना काम आई है। दिल की गहराइयों में आप सबके प्रति ढेर सारा प्यार और सम्मान है। आप सबकी दुआओं ने बहुत ताकत दी है। मेरे पास आप सबको धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है।
बता दें कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लालू यादव ने अपने समर्थकों और प्रशंसकों के लिए 11 सेकंड का वीडियो जारी किया था। ऑपरेशन के बाद पहली बार लालू यादव ने वीडियो जारी कर कहा था, आप सब लोगों ने दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बताया था सुधार। इससे पहले रविवार यानी 11 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर कहा था कि लालू यादव की तबीयत में अब सुधार है, किडनी ने भी काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही लालू प्रसाद को किडनी डोनेट करने वाली रोहिणी आचार्य को लेकर उन्होंने कहा था कि वो भी तेजी से रिकवर कर रही हैं। तेजस्वी के दिए इस बयान के चंद घंटे बाद ही रोहिणी ने लालू प्रसाद यादव के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। लालू की दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी ने लिखा था कि ईश्वर को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में पापा को देखा है। 25 नवंबर की शाम लालू प्रसाद यादव सिंगापुर गए थे। 25 नवंबर की शाम लालू यादव सिंगापुर के लिए रवाना हो गए थे। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और उनके पिता शैलेश कुमार भी गए थे। पिता को रवाना करने के बाद बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ऑपरेशन सफल होगा। बहुत लोगों की शुभकामनाएं लालू जी के साथ हैं। किडनी समेत कई बीमारियों से पीड़ित हैं। फिलहाल उनकी स्थिति नासाज बनी हुई है। तो आज की न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।